नमस्कार दोस्तों, अपने सभी दोस्तों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास लेके आए हैं यूपी टेट 2026 एसएसटी मैराथन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी है, साइंस है, स्टैटिक जीके जो भी पोर्शन होगा जो आपका सेकंड पेपर में आता है वहां पे विधिवत यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, हालांकि ऑफलाइन तो हम कराई चुके थे, लेकिन यहाँ पे और भी चीजों को बेहतर किया गया कि हम और चीजों को और कैसे बेहतर करें और चीजों को मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ईवीएस का भी क्वेश्चन होगा, स्टैटिक जीके का भी होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ है, स्टैटिक जीके है, प्रमुख शोध संस्थान है भारत के संदर्भ में, और इसके बाद कुछ आपके लोकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन टॉपिकों में से आपके ये भी क्वेश्चन है कि हमारे नेशनल सिंबल है वहां से भी क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ऑप्शन है 1984, 1985, 1986, 1987। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ही आपका मेन पॉइंट है, बहुत ही एकदम मेन क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम बहुत ही मेन है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब आता है? ये आपका आता है 1986 में। कब आता है? 1986 में आपको ध्यान देना है। अब एक चीज हमें और ध्यान देना है यहाँ पे, 1985 में आया था वियना सम्मेलन। क्या आया था? वियना सम्मेलन। ये भी आपको ध्यान देना है। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना सम्मेलन कब आया? 85 में। 1987 में आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी आपको ध्यान देना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? आंसर क्या करेंगे? 1987। अब देखो एक चीज ध्यान देना कि वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल थे दोनों हमारे ओजोन परत संरक्षण से संबंधित थे। ये भी आपको ध्यान देना है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित थे, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका ये आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध होता है ओजोन परत संरक्षण से। और हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत हमारी किस मंडल पे? वो आपकी समताप मंडल पे है। कहाँ है? समताप मंडल पे होती है। ये भी आपको इस ध्यान देना है। पृथ्वी का सुरक्षा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का से क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? वो आपका ओजोन परत को कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, ओजोन परत को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में अंतर है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे? ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है, अमेजन वर्षा वनों को, अमेजन के वर्षा वनों को, ठीक है, अमेजन के वर्षा वनों को, वर्षा वन, वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, कभी कभार सीधे आएगा कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो सीधे आपको वन दे देगा, फॉरेस्ट दे देगा। तो आप लोग जानते हैं अमेजन वर्षा वन कहाँ है? ये अमेजन वर्षा वन आपके कहाँ है? ब्राजील में। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, ईवीएस में है। ठीक है, और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण टॉपिक में पढ़ाया था। ये टॉपिक हमने बायोडाइवर्सिटी में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा यानी विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। और ब्राजील जो है आपका ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन आ जाए पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका कहेंगे। पर्टिकुलर ये देश आ जाए तो आपको ब्राजील करना है। और बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैव विविधता जो होता है, हम लोग मनाते हैं 22 मई को। ये भी आपको ध्यान देना है। 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई है ना? ये भी आपको ध्यान देना है कि सेकेंड पेपर के अंतर्गत। तो यहाँ पे चीजों को ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू होता है? 1986 में। ठीक है,
वियना सम्मेलन कब आता है? 85 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, बेसिक क्वेश्चन यही आ जाता है। क्लियर? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस मंडल पे? समताप मंडल पे स्थित है। और ओजोन परत की मोटाई जो मापते हैं हम लोग डॉप्सन से। कैसे मापते हैं? ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन टॉपिकों की विधिवत आप देख लेंगे, यहाँ पे काफी आपकी जो है फायदेमंद क्लास होगी जो है। ठीक है, यदि आपने ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा, एक बार ये चीजों को देखते हैं तो आप लोग बेहतर करेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें हमारी टोटल 6 है। कितनी ग्रीन हाउस गैसें? 6 है। कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर क्या करेंगे? O2। ठीक है, अब एक चीज देखो, ग्रीन हाउस गैसें जो हमारी हैं, ठीक है, तो एक हमारी CO2 होती है, CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, 3 तो ये हो गई हमारी। ठीक है, एक होती है हमारी जलवाष्प। क्या होती है? जलवाष्प होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक जलवाष्प हो गई हमारी, और एक हमारी क्या हो गई? CFC हो जाती है या ओजोन हो जाती है, और एक हमारी CFC होती है। ठीक है, तो हमारी ग्रीन हाउस गैसें टोटल कितनी है? 6 है। कभी कभार कहेगा, यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तब क्या इसमें एक चीज ध्यान रखो, क्या CO है? नहीं है। ऑक्सीजन है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आंसर आपने क्या किया? O2 हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ग्रीन हाउस, यानी क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक ऑफलाइन में या ऑनलाइन की चीजों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापन, वैश्विक तापन है ना, वैश्विक तापन या वैश्विक उष्मायन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और यदि यही क्वेश्चन कह दे ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार, ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार है, तो भैया आपको CFC करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो आपको CO2 करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना। तो ग्रीन हाउस गैसें टोटल 6 हैं आपकी। यदि क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में है कि कौन सी गैस जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो CO2 करना है, या ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार आ जाए तो CFC करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करना है आपको। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? लाल मिट्टी में हमने आपको बताया था कि मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी के तहत किया जाता है। मिट्टियों को ICAR ने 8 में क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन वहां पे 4 से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा दोमट मिट्टी से, एक आता है तुम्हारा काली मिट्टी से, एक आता है लाल मिट्टी से, एक आपका जो है लैटेराइट मिट्टी से क्वेश्चन आता है। तो इन्हीं जो 8 में वर्गीकरण किया गया था मिट्टियों को, तो यही से क्वेश्चन आता है। तो मिट्टी में लाल रंग किसकी वजह से होता है? वो होता है फेरस ऑक्साइड, यानी लोहा की वजह से होता है। लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? ठीक है, तो इसके माने वो लालपन उसमें दिखाई देता है, उसमें होता है फेरस। क्या होता है? फेरस लोहा होता है, आपको करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अब एक चीज आपको ध्यान देना है, मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक हमारा W से स्टार्ट हो, जैसे WTO की हम बात करें, इसके बाद हम WHO की बात करें, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी W से स्टार्ट हो, W से स्टार्ट हो और O में समापन हो। हेडक्वार्टर कहां होता है? जिनेवा में। ये एक चीज ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे हालांकि यूएनओ का क्वेश्चन आया है, कोई जरूरी नहीं है कि यूएनओ का आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका किसी दूसरे संदर्भ में आ जाए। ठीक है, कि कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जो होता है ना, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन यूके में। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं ना, जो कभी ब्रिटेन के औपनिवेशक रहे। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? इसके बाद आपको ध्यान है यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को, यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? और यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बात समझ में? तो ये चीजों का अपना ध्यान रखिएगा।
यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन है। मैंने आपको क्या बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इनके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएनओ का मुख्यालय है, तो यूएनओ का मुख्यालय क्या करेंगे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका, अमेरिका में। न्यूयॉर्क जो है आपका मैनहट्टन द्वीप पे बसा है। कहाँ बसा है, मैनहट्टन द्वीप पे बसा है, ठीक है। मैनहट्टन द्वीप पे आइलैंड पे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क अमेरिका पे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ की जो स्थापना दिवस हम मनाते हैं वो 24 अक्टूबर 1945 में। यदि क्वेश्चन आए भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, ठीक है, तो आंसर क्या करोगे, 1945, ठीक है। अब इन्हीं में जैसे 10 दिसंबर 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है, दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है, कब से, 10 दिसंबर 1900 या 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के दिन, केवल फैक्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे यूएनओ के संदर्भ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है। ऑप्शन है पोलियो है, तपेदिक है, चेचक है, हैजा है। बीसीजी बीसीजी का किसके बचाव में इस्तेमाल किया जाता है। देखो जैसे बीसीजी होता है, हमने टीबी मतलब, ठीक है, तो इसका उपचार होता है तपेदिक। अब देखो मैंने आपको जब अभी हाल में ऑनलाइन क्लास ली थी, तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको चीजों को पढ़ना कैसे है। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले उसका कूटवाक मैंने आपको बताया था, वायरस द्वारा होने वाला जो वाक होता है उसका मैंने आपको कूटवाक बता दिया था। परंपरागत स्रोत है, मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके बाद रबी की फसलें हैं, ठीक है, यहाँ से निश्चित एक आपका क्वेश्चन आता है। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, मैंने आपको बताया था टिक के माध्यम से ऑफलाइन कि इन चीजों को बेहतर ढंग से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन है थायराइड है, यकृत है, पिट्यूटरी है, एड्रीनल है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और स्क्रीन के सामने आपके 4 ऑप्शन है। अब यही क्वेश्चन यदि ये आ जाए कि सबसे शरीर की सबसे छोटी मतलब जो है ग्रंथि ग्लैंड कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ठीक है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है आपकी लीवर, लीवर का मतलब यकृत, ठीक है, लीवर मतलब यकृत आपकी हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान देना है भाई। अगला होता है रक्त का तरल भाग होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी जो ब्लड हमारा बनता है, ये आपका क्वेश्चन आया था, ब्लड की खोज किसने, लैंडी स्टीनर ने किया था, ठीक है। लाल का रक्त जो तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहलाता है। तो क्या करेंगे, इसका जो लाल रंग कहलाता है वो कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। एक यहाँ से क्वेश्चन और आता है, जानते हो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि मतलब खून का लाल रंग किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन, है ना, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। अगला है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यानी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं जो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कंट्रोल करते हैं, ठीक, उसे बाहर करती हैं, ठीक है। वो कौन सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बोलो भाई, कमेंट करो। वो कहा जाता है आपका डब्ल्यूबीसी को, किसे बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ऑक्सिन किस प्रकार का हार्मोन है, जंतु हार्मोन है, पादप हार्मोन है, खनिज है, विटामिन है। अब देखो ऑक्सिन की बात हो रही है, हार्मोन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जंतु हार्मोन होता है कि आपका पादप हार्मोन होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो हार्मोन आपके 2 तरह के होते हैं, मतलब जो आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक होता है पेड़ पौधों यानी प्लांट के संदर्भ में, और एक होता है आपका जीव जंतुओं के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन आपका कैसा कहलाता है, ये आपका कहलाता है पादप हार्मोन। कैसा कहलाता है, पादप हार्मोन कहलाता है आपका। अगला है फल पकाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपका बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही मेन है। और जानते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हर एक कंपटीशन में आपके आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका यूपी टेट है, हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं
कि फल को ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है। बोलो राइट आंसर क्या करेंगे भाई, बोलो राइट आंसर क्या करेंगे, एथिलीन। ठीक है, अब यदि यही क्वेश्चन आ जाए कि फल पकाने वाला हार्मोन आ जाता है तो एथिलीन कर देते हो, या कच्चे फलों को, कई बार आपका ईवीएस में भी क्वेश्चन आया, सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हुआ है, खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हुआ है। देखो एक चीज ध्यान देना आप लोग कि पहले क्या था, जो खेल का सर्वोच्च सम्मान हमारा हुआ करता था, क्या होता था, खेल का जो सर्वोच्च सम्मान हुआ करता था, तो हम लोग कहा करते थे, ध्यान देना आप लोग जूनियर के संदर्भ में, खेल का सर्वोच्च सम्मान, खेल का सर्वोच्च सम्मान, खेल का सर्वोच्च सम्मान कह दे तो पहले हम लोग जानते हो क्या करते थे, राजीव गांधी खेल रत्न किया करते थे, राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न करते थे, लेकिन हुआ क्या, इसका नया नाम बदल गया। ठीक है, इसका नया नाम होगा मेजर ध्यानचंद। क्या होगा, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, इस समय नाम बदल गया इसका। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। यदि क्वेश्चन आ जाए कि खेल का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, तो पुराना ये था, राजीव गांधी खेल रत्न जो है 1991-92 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका हालांकि नाम बदल के जो है मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 25 लाख होती है। कितनी होती है, 25 लाख होती है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार होते हैं तुम्हारे सब 29 अगस्त को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। ठीक है, और यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है। किसका, मेजर ध्यानचंद का जन्म। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में होता है। यदि क्वेश्चन आ जाए मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे, हॉकी से। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, दद्दा के नाम से फेमस थे। तो 29 अगस्त को ये सब आपके पुरस्कार बांटे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखो, अर्जुन पुरस्कार जो होता है इसकी स्टार्टिंग होती है 1961 में, द्रोणाचार्य होती है 1985 में। यदि ये क्वेश्चन आ जाए भाई, ठीक है, और पद्मश्री 54 से। अब देखो यदि ये क्वेश्चन आ जाए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सीधे क्वेश्चन कर दो खेल में। खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है ना, वो आपके जो कोच होते हैं या प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं या प्रशिक्षक होते हैं या ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर जो बोलते हैं ना, यानी जैसे गुरु होता है, द्रोणाचार्य क्या थे, गुरु थे, कोच थे, ट्रेनर थे, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज देखो, अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वो आपकी 15 लाख है। कितनी है, द्रोणाचार्य में आपकी 15 लाख है, लेकिन मेजर ध्यानचंद में कहते तो आपकी पुरस्कार राशि 25 लाख है। मतलब इनके मतलब जो है जो सम्मान राशि है ये भी बढ़ाई गई है हाल ही में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि खेल सर्वोच्च सम्मान जो है का नया नाम क्या हुआ है, वो आपका हुआ है मेजर ध्यानचंद। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन, इसका भी बाद सीधे क्वेश्चन आपका ईवीएस फर्स्ट पेपर में आएगा। 29 अगस्त के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है, किससे संबंधित है, हॉकी से। अब देखो एक चीज ध्यान देना आप लोग, एक बार जूनियर में क्वेश्चन आया कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको गौर ये करना है कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हालांकि राष्ट्रीय खेल जो है किसी भी खेल को दर्जा नहीं दिया गया। ये कहा गया कि मतलब किसी आरटीआई याचिकाकर्ता ने भारत सरकार से पूछा कि भाई भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत सरकार ने जवाब दिया किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया। ये आपको दिमाग में रखिएगा अपना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य नहीं। देखो जो आपके क्लासिकल डांस है वो आपके कितने, 8 हैं। क्लासिकल डांस आपके कितने हैं, 8 हैं। और इसमें आपका जो भांगड़ा है, पंजाब है, ये आपका क्लासिकल डांस नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है भाई। ठीक है, क्लासिकल डांस जो है कौन सा, भांगड़ा पंजाब का है, ये आपका क्लासिकल डांस नहीं है। बाकी आपके शास्त्रीय नृत्य यानी जो क्लासिकल डांस है टोटल कितने हैं भाई, आपके 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपका कांगड़ भांगड़ा जो है ये 8 हो जाएगा। भांगड़ा है ये आपका पंजाब साइड का है। अब देखो जैसे बात करेगा कथक है, कथक आपका हो, या जैसे हम लोग कहते हैं उत्तर भारत या यूपी बोल दे। उत्तर भारत हम लोग कहाँ के, उत्तर भारत के हैं, या यूपी बोल दो। भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। सबसे प्राचीन नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य भारत नाट्यम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुचिपुड़ी जो है ये तो आपका आंध्रा का है। कहाँ का है, आंध्रा का है। ये भी आंध्रा का हो या आंध्र प्रदेश का हो। ठीक है, और भांगड़ा कहाँ का है, आपका पंजाब का है।
ठीक है। तो क्लासिकल डांस आपके कितने हैं? 8 हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे क्लासिकल डांस होते हैं, फोल्क डांस होते हैं, और ऐसे ही आपके जो क्लासिकल लैंग्वेज भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। क्लियर। उसी में जैसे आपने देखा होगा कि सत्रिया है, मणिपुरी है, ओडिया है, ठीक है, और मोहिनी अट्टम है, ठीक है। ये सब आपके क्या है? क्लासिकल डांस है। टोटल कितने हैं? 8 हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाए कौन सा नहीं है, तो आपने आंसर कर दिया भांगड़ा। अगला, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर है, या एक क्वेश्चन यहाँ पे घूमर होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कालबेलिया। एक क्वेश्चन और होता है कालबेलिया, ठीक है। तो घूमर आपका राजस्थान में है। घूमर यानी घूम घूम के, यानी राजस्थान। तो जैसे घूमर है, और यहीं का एक है आपका कालबेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कालबेलिया। कालबेलिया ये भी कहाँ का है? ये भी आपको ध्यान देना है कि आपका राजस्थान का है, ठीक है। जैसे दांडिया है ना, दांडिया है, ये कहाँ का है? आपका गुजरात का है, ठीक है। और असम का क्या है? बिहू, जो मतलब एकदम पॉपुलर चीज हो, बिहू मतलब कहाँ का है? असम का। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। या मतलब आपके स्टैटिक जीके के अंदर के जैसे नृत्य है, ठीक है, या यहाँ के प्रमुख फूड है, भोजन है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन जैसे पेंटिंग है, मधुबनी, मधुबनी आपने नाम सुना होगा, मधुबनी कितनी बार एक क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक, एकदम फ्री के नंबर मिल जाते हैं। मधुबनी है ना, पेंटिंग वगैरह कहाँ की है? बिहार की है आपके, ठीक है। तो ये आपके एकदम कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि एकदम फ्री का नंबर हमें दे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू है, ठीक है। तो कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है भाई? असम का। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अब देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है हमारा, ठीक है, ये आपका साहित्य से है। किससे है? साहित्य से है, ध्यान रखिएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, क्वेश्चन क्या आ जाए कि साहित्य का सर्वोच्च सम्मान किसे कहा जाता है, ठीक है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, ध्यान देना। अभी जैसे खेल का आया था, ध्यान देना। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान किसे? ज्ञानपीठ को कहेंगे। क्या कहेंगे? थोड़ा ध्यान देना आपको। ज्ञानपीठ को कहा जाएगा। ज्ञानपीठ, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये आपका 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 23 में। 2018 में अंग्रेजी जुड़ी थी। पहले जो है 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2018 में अंग्रेजी में ज्ञानपीठ जो है साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है। और संगीत जो होता है ग्रैमी अवार्ड, ये तो क्वेश्चन आ जाए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में? संगीत में। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड या ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल में जैसे आपके हो गए मेजर ध्यानचंद, मेजर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद, अपना ध्यान देना, ठीक है। अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा। मेजर ध्यानचंद हो गया, है ना। अर्जुन पुरस्कार हो गया, क्या हो गया? अर्जुन पुरस्कार हो गया, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ठीक है। सब 29 अगस्त को सब दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे होता है कलिंग पुरस्कार, ठीक है। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है। ये आपको चारों सब चीजों को विधिवत देख के जाना है भाई, ठीक है। पूरा डिटेल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आपसे कमेंट कर दें कि कमेंट करके बताओ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको सर्वप्रथम जो है किसे मिला था, ठीक है। ये तो आपको पता है कि साहित्य के क्षेत्र में क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम किसे मिला था, तो आपको ध्यान देना होगा जी शंकर कुरूप को। किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। ये भी देख के जाएंगे आप। हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं है। सितार है, तबला है, सरोद है, पियानो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी संगीत, देखो आपके जूनियर में ऐसे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं है। वो आपने इसमें कौन सा चीजें आर सुनी होंगी? यानी पियानो। क्या है? पियानो। आपने देखो सितार का नाम सुना है, तबला का है, उसमें लोकप्रिय रहा, सरोद का नाम सुना है, पियानो आपने कहीं जिक्र इसका सुना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, अपना ध्यान देना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तानसेन किसके दरबार में थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखो, आपने देखा होगा कि ये 9 रत्नों में से थे। तानसेन जो है 9 रत्नों में से थे।
और एक किसके दरबार में थे, ठीक है। एक आपको ध्यान ये भी ध्यान देना है। तो तानसेन आपके अकबर के दरबार में थे, क्या थे, 9 रत्नों में से। नवरत्न, नवरत्न में से थे। एक क्वेश्चन यहीं से और मिलता जुलता आता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि तानसेन किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। और इसके बाद मुगल सल्तनत काल में कौन किसके लिए फेमस रहा, ये भी आपको चीजें ध्यान देना है, ठीक है, कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मुगल सम्राट था जो अशिक्षित था, ये कई बार क्वेश्चन आया है। वो आपका अकबर होता है। कौन होता है, अकबर, जो अशिक्षित था। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस गीत की रचना की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वंदे मातरम, जनगण, सारे जहां से अच्छा है मेरे वतन के लोगों। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का हो या रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, ठीक है, एकदम मेन पॉइंट है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, इन्होंने क्या लिखा था, जन गण मन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक चीज देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जो है 1913 में, ये मेन पॉइंट ध्यान देना, 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए साहित्य का, साहित्य का नोबेल भी मिला था, साहित्य का नोबेल भी मिला था। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी एशिया के पहले साहित्यकार जिन्हें, एशिया के पहले साहित्यकार जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, जैसे राष्ट्रगान है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के संदर्भ में ध्यान देना है, इसे कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 में, ध्यान देना। इसके बाद राष्ट्रगान को किस भाषा में लिखा गया था, बांग्ला, बांग्ला या बंगाली बोल देना। इसका गायन का समय क्या होता है, 52 सेकंड, आपको गाते ही नहीं रहना है, ठीक है, 52 सेकंड में फिनिश करना है, ठीक है। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया था, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से, किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, राष्ट्रगान। इसके बाद इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ध्यान देना, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, ये सब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे दिसंबर 1911 में, ये भी आपको ध्यान देना है, कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1911 में से स्वीकार किया गया था, ठीक है। कुल मिला के कोई भी अधिवेशन होते हैं सब कांग्रेस वाले अधिवेशन, उनमें इन्हें स्वीकार किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है भाई, ठीक, क्लियर। और इन्होंने बांग्लादेश का भी, अमार सुनार बांग्ला है, राष्ट्रगान लिखा था, कहाँ का, बांग्लादेश का भी, बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जो है, ये भी आपको ध्यान देना होगा भाई, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की, न्यूटन, फ्लेमिंग, डार्विन, आइंस्टीन, आइंस्टीन ने, इन्होंने दिया था E = MC स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, ह्यूगो डुब्रीज, डार्विन है, और फ्लेमिंग है, न्यूटन है, न्यूटन प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ठीक है, फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जैसे आपके बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके में, इसरो है, DRDO है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ है, बंगलौर, बंगलौर कहाँ है आपका, कर्नाटक पे, कर्नाटक। इसरो की स्थापना कब होती है, 1969 में, 1969 में। कमेंट करके बताओ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, कमेंट करके बताओ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी है ना, वित्तीय राजधानी, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, ठीक है, औद्योगिक राजधानी सब किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। जैसे ज्यादातर फाइनेंशियल हेडक्वार्टर रहे हैं, हम बात करेंगे RBI का मुख्यालय कहाँ है, RBI की बात करें, है ना, या यहाँ पे हम SBI की बात करें, किसकी बात करें, SBI की बात करें, सब मुख्यालय कहाँ है, ठीक है,
सेबी की बात करें, बीमा क्षेत्र का जो मतलब आपका पूंजी नियामक प्राधिकरण है, शेयर मार्केट का सरोज विनियामक सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में ही है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड एक आपका बैंक है, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट की बात करें, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई है। यानी भारत में जो भी फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है, RBI है, SBI है, सेबी है, आर्थिक राजधानी, वित्तीय राजधानी, औद्योगिक राजधानी, ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर, ठीक है, कुल मिला के फाइनेंशियल है ना, तो हमारे सब कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान दे के भाई जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे उसे हम देखेंगे। अगला DRDO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। DRDO का मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में, ठीक है। अब यही आपका क्वेश्चन वनडे में आ गया, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, वही जो आपका वनडे क्वेश्चन होता है, कभी कभार क्या होता है, वही जो राज्य स्तरीय एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो सदा आपको ध्यान देना है कि सदा आपको पढ़ के जाना है। क्या करना है कि सदा आपको पढ़ के जाना होता है। कभी कभार वहां से जो है एकदम क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, ठीक है, ये भी आपको गौर करना है। क्लियर? आगे उससे हम चलेंगे। अगला है कि गेहूं की बौनी किस विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गेहूं की बौनी किस्म विकसित। अब एक चीज देखो, इसमें आप लोगों ने जो है, ठीक है, कि दूध के किण्व के पाश्चुरीकरण, डार्विन है, मेंडल है, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, गिरगिर जॉन मेंडल, ठीक है, डार्विन है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, गेहूं की बौनी प्रजाति। हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति हमने टॉपिक पढ़ा था। हरित क्रांति हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की, हरित क्रांति से, ठीक। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966-67 में होती है, ठीक है। ये कई बार कैसे आएगा? 60 के दशक में, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्य उत्पादन से, ऐसे भी आएंगे, ठीक है, आपको ध्यान देना है, खाद्य उत्पादन से, ग्रीन रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन ये क्वेश्चन आ जाए, हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन से थे? ध्यान देना, लाभान्वित राज्य कौन से थे, ये मेन पॉइंट आपको ध्यान देना। वो थे आपके पंजाब है, इसके बाद हरियाणा है, इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको ये भी ध्यान देना है। यानी सर्वप्रथम कौन सा लाभान्वित हुआ था? पंजाब, हरियाणा। अभी आपने देखा होगा अभी कोविड जब चल रहा था तो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ज्यादातर किसान कहाँ के थे? जो, ठीक है, जो हमारे शहीद हो गए, तो ज्यादातर फार्मर हमारे पंजाब हरियाणा के थे, जिसके भाई हित प्रभावित होंगे वो तो अपने अधिकारों को लेकर मतलब जो है आंदोलन करेगा ही करेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लाभान्वित फसलें कौन सी थी? लाभान्वित फसलें कौन सी थी हरित क्रांति से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। वो आपकी थी पहले नंबर पे गेहूं आपको करना है, इसके बाद चावल करना है, ठीक है, इसके बाद दलहन व तिलहन, दलहन व तिलहन वगैरह, ठीक है, तिलहन वगैरह, ठीक। तो सर्वप्रथम गेहूं, पहले नंबर गेहूं और चावल, ध्यान देना, पहले नंबर पे रहेगा, दूसरे नंबर पे चावल, ठीक है। और चीजों को ध्यान देना, दलहन है, तिलहन, इनको भी फायदा। मोटा अनाज को नुकसान हुआ था, मोटा अनाज को नुकसान हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन से। अब एक चीज देखो, ये तो क्वेश्चन आ जाए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ड ने। किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था, ठीक है। ये भी आपको USA के थे, अमेरिका के थे। हरित क्रांति शब्द दिया था, ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विश्व में किसने दिया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? MS स्वामीनाथन जी। कौन होते हैं? MS स्वामीनाथन जी होते हैं। MS स्वामीनाथन कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। ये भी आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आता है कि बोरलॉग पुरस्कार भारत के संदर्भ में आ जाए तो MS स्वामीनाथन करना, विश्व के संदर्भ में आ जाए तो इन्हें आपको करना है। हरित क्रांति के नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति, क्वेश्चन आपका आएगा कि हरित क्रांति से लाभान्वित फसल कौन रही? लाभान्वित हरित क्रांति का जन्म स्थली किसे कहा जाता है? पंतनगर को कहा जाता है। तो मतलब मैंने आपको बताया था लरमा रोहो और, ठीक है, सोनारा 65 और लरमा रोहो। सोनारा 65 और लरमा रोहो किसकी प्रजातियां थी? गेहूं की प्रजातियां थी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया आपके कि सोनालिका किसकी प्रजाति है? पीतांबरी है ना, सरसों की है। सोनालिका गेहूं की, ऐसे भी क्वेश्चन आए भाई, ठीक है।
आपको ध्यान देना, मैंने आपको ऑफलाइन में चीजों की विधिवत प्रजातियां, फसल प्रजातियां, मैंने आपको विधिवत पढ़ाया भी है चीजों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ जाएं। यूएनओ सुरक्षा पर स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अब देखो, यूएनओ इतना मेन टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है, अभी इन टॉपिक से मैंने आपको बताया था कि यूएनओ के 6 घटक होते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक होता है महासभा, दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है। इन तीन जो हमारे 6 घटक थे यूएनओ के, कितने घटक थे यूएनओ के, जो 6 घटक थे, तो उनमें से मेन आपको ध्यान ये देना है सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कि स्थायी सदस्य, क्या कह रहा है, स्थायी सदस्य। तो देखो सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में वैसे देखा जाए 15 देश हैं। कितने हैं, 15 देश हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, ठीक है, 10 क्या है, अस्थायी हैं। अब यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जो 5 स्थायी देश हैं वो कौन से हैं? पहले नंबर पे अमेरिका है, इसके बाद पहले नंबर क्या मतलब स्थायी देश है, ठीक है, इस अमेरिका के बाद आपका ब्रिटेन है, यूके है, रूस है, फ्रांस है और आपका चीन है। देखो कोई जरूरी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कौन सा स्थायी देश नहीं है, ठीक है, यहाँ तो फैक्ट आया तो आपने आंसर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी देश नहीं है, तो आपको चीजों को रटा होना चाहिए। और अस्थायी देशों का जो कार्यकाल होता है भाई, वो 2-2 वर्ष होता है। भारत, हमें मतलब किससे, भारत से। भारत जो है, भारत जो है 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। कितनी बार, 8 बार। और सर्वाधिक बार जो आपका बना है, जापान बना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक, क्लियर। तो सुरक्षा पैसा और सुरक्षा, मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे टॉपिक होता है यूएनओ में। यूएनओ में एक टॉपिक है आपके, जैसे 6 घटक हैं, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है आपका, हेग, नीदरलैंड। कहाँ है, हेग, नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग, नीदरलैंड है। और एक चीज देखो, यूएनओ के आपके 6 घटक हैं। कितने घटक हैं, 6 घटक हैं, तो सभी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका है, ठीक है, सभी का मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका है, ध्यान देना। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग, नीदरलैंड है। इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं भाई, 15 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में है दलबीर भंडारी। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में दलबीर भंडारी हैं, ये भी आपको ध्यान देना है भाई, दलबीर भंडारी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं भारत की तरफ से, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, यूएनओ के 6 घटक हैं। कितने घटक हैं, यूएनओ के 6 घटक हैं। और सभी घटकों का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपका हेग, नीदरलैंड है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीजों को आपको ध्यान देना है कि जैसे आपका यूएनओ होता है, ऐसे एक टॉपिक आप लोगों ने होता है आपका नोबेल। कौन होता है, ऐसे ही एक आपका टॉपिक होता है नोबेल। नोबेल जैसे आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार जो बांटा जाता है 10 दिसंबर को। कब बांटा जाता है, 10 दिसंबर को। हालांकि घोषणा हो, मतलब घोषणा जो अक्टूबर में होती है और 10 दिसंबर को बांटा जाता है। तो वहां पे जो 6 क्षेत्र होते हैं आपके, हो गए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अर्थशास्त्र है, साहित्य है, शांति है, ठीक है, चिकित्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें शांति वाला जो होता है नॉर्वे सरकार देती, बाकी जो 5 है वो स्वीडन सरकार देती है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ा चीजों को समझो। ऐसे ही आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, किसके 6 घटक हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय एक नीदरलैंड है, बाकी बचे 5 भैया, 5 का सभी का हेडक्वार्टर तुम्हारा न्यूयॉर्क अमेरिका। ये सीधे क्वेश्चन आए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तभी तुम्हें आंसर क्या कर देना, न्यूयॉर्क कर देना है। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका। इसका उद्देश्य था विश्व पटल पे शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की जाती है, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। और यूएनओ का नामकरण जो है रूजवेल्ट ने किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखेंगे। बाद में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद बनाया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम।
अब देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, अब आइडिया लगाओ, कब आया था? 1986 में, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नियरेस्ट घटना हुई थी कि ये महसूस हुई? ऑप्शन चिपको आंदोलन, भोपाल गैस त्रासदी घटना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से, एकदम हल्के क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन से, है ना, ध्यान देना। वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, जिन्हें बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, है ना। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑपरेशन फ्लड, एक क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो आया था 1970 में, किससे था संबंधित? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब इसके बाद चिपको आंदोलन जो आया था 1973 में, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे, क्या थे? प्रणेता थे, वो थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे? चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद भट्ट थे, ठीक है। और सहायक थे तुम्हारे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ये भी आपको ध्यान देना है, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है, गौरा देवी, गौरा देवी, गौरा देवी। लेकिन आप लोग जो है सुंदरलाल बहुगुणा को ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने ज्यादा चीजों पर, लेकिन प्रणेता ही दिया जाए, दोनों ऑप्शन हो तो चंडी प्रसाद भट्ट को करना है, या चंडी प्रसाद भट्ट ना दे तो सुंदरलाल बहुगुणा अपना करके निकल जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे घटना जो होती है भोपाल गैस त्रासदी घटना होती है, क्या होती है? भोपाल गैस त्रासदी घटना होती है, और इसकी वजह से जो है ये आपकी घटना होती है दिसंबर 1984 में। कब होती है? क्वेश्चन बहुत आता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक बोल देते हैं साथ में, मिथाइल आइसोसाइनाइड घटना होती है, कब होती है? दिसंबर 1984 में। हालांकि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ये कंपनी ब्रिटेन की थी, कंपनी का प्रमुख जो था भोपाल गैस, जो हजारों लोग मारे गए इससे, ठीक है। तो प्रमुख होता है एंडरसन, वो भाग खड़ा हुआ, पूरे आरोप जो है सरकार पे लगे, ठीक है। तो यहाँ पे MIC यानी 84 में घटना होती है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आता है। तो अतिशीघ्र जो है ये बनाने की मतलब आवश्यकता महसूस की कि भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैसे जानते हो बाद में ऐसी जब कोई घटनाएं हो जाती हैं तो बाद में तभी लोग एक्टिव होते हैं, जब कोई घटनाएं हो गई तभी भारत में लोग एक्टिव होते हैं, बाकी जब तक हो गया तो कहीं देखा गया, ठीक है। जैसे आप लोग भारत में ढेर सारे एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक है। बाद की यही खासियत है अपने। चल अगले क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो, ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रमुख जिम्मेदार, अब मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैसें तुम्हारी 6 हैं, कितनी है? ग्रीन हाउस गैसें 6 हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या ग्रीन हाउस गैस है। टोटल जो 6 हैं, ये भी आपको ध्यान देना है भाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, जल प्रदूषण का वृक्षारोपण, सिंचाई, वर्षा, इसमें ये आपको ध्यान देना है कि जल प्रदूषण का, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? कमेंट करके बताओ मुझे, जल प्रदूषण कैसे मापते हैं? जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है ना, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। जल प्रदूषण मापते हैं आपके BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD और COD से, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फुल फॉर्म ध्यान देना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जल प्रदूषण को मापा जाता है। और यदि यही वायु प्रदूषण आ जाए, वायु प्रदूषण के संदर्भ में आ जाए, वायु प्रदूषण आ जाए, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। और यदि यही ध्वनि प्रदूषण आ जाए, ध्वनि प्रदूषण, तो आप किससे करेंगे? डेसिबल से, डेसिबल से, ठीक है, डेसिबल से। ओजोन परत मोटाई आ जाए, ओजोन परत मोटाई आ जाए, वो डॉप्सन से, कैसे मापेंगे? डॉप्सन से, ये भी आपको ध्यान देना होगा भाई, ठीक है। क्लियर? सिंचाई है, वर्षा है, ठीक है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? औद्योगिक रसायन, अपशिष्ट। आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? दक्कन पठार, हिमालय, गंगा मैदान, पश्चिमी घाट। अब देखो एक चीज है, जलोढ़ मिट्टी का हो या इसे दोमट मिट्टी का हो, क्या कहें? जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, या इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे आप लोग
जलोढ़ मिट्टी, या इसे दोमट मिट्टी, या इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, या बांगर खादर भी बोलते हैं, नवीन और प्राचीन, बांगर और खादर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसको कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में। तो आप जानते हैं कि इतिहास में जो है जो गंगा और यमुना का दोआब रहा है, कैसा रहा है, उपजाऊ क्षेत्र रहा है। गंगा और यमुना का जो दोआब रहा है, उपजाऊ क्षेत्र रहा है, ठीक है। अब आइडिया लगाओ आंसर क्या करोगे, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा गंगा का मैदान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अपना। अब ये क्वेश्चन आ जाए गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है गेहूं के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना। यदि क्वेश्चन आ जाए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत की प्रमुख खाद्यान्न यदि फसल आ जाए, ध्यान देना, ये बेसिक क्वेश्चन है सबके लिए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आ जाए तो पहले नंबर पे चावल करिएगा और दूसरे नंबर पे गेहूं करना, ठीक है, ध्यान रखो। यदि क्वेश्चन यही आ जाए हरित क्रांति के संदर्भ में लाभान्वित गेहूं के बाद फिर चावल करना, यदि खाद्यान्न फसल आ जाए तो आपको आंसर ये करना, ये भी आपको ध्यान देना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 5 जून है, 22 अप्रैल है, 1 दिसंबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वो हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है, जिनेवा कहाँ है तुम्हारा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, एड्स दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को जानते हो पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 5 जून को जानते हो पर्यावरण दिवस, क्या होता है, पर्यावरण दिवस। स्टॉकहोम घोषणा, स्टॉकहोम घोषणा से, ठीक है, स्टॉकहोम घोषणा, स्टॉकहोम घोषणा जो आया था 1972 में। मेन पॉइंट ध्यान देना, आप जूनियर के हो। स्टॉकहोम घोषणा कब आया था, पर जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, स्टॉकहोम घोषणा को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा भाई, ठीक है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या करेंगे, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। आगे उसमें चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भारत है, इसरो है, DRDO, CSIR। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है तुम्हारा मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसरो जो है बंगलौर पे है, ये भी ध्यान दें, बंगलौर मतलब कर्नाटक। DRDO तुम्हारा मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और CSI कहाँ है, इसका मुख्यालय दिल्ली, ये ध्यान देना। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का, ये ध्यान देना, इनके हेडक्वार्टर हो गए स्थित है, अपना चीजों को पहले ये समझो। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, इसरो फुल फॉर्म में ध्यान देना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ध्यान देना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके फुल फॉर्म भी हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, स्थित है, ये मुख्यालय है। 4 ऑप्शन है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, ठीक है। तो आंसर क्या करेंगे आप, मुंबई, क्या करेंगे, मुंबई। अब देखो, जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी क्या है आपकी, कलकत्ता है। भारत की पहले राजधानी क्या थे, पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, ठीक है। भारत की राजनैतिक राजधानी, राजनैतिक राजधानी, राजनैतिक राजधानी, कॉमन सेंस, या प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, ध्यान देना। अब मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, वित्तीय राजधानी, औद्योगिक राजधानी, ठीक है, ये सब किसे कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी, ये सब हमारे किसे, मुंबई को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब होती है, 1962 में, 69 में, 75 में, 80 में। इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना होती है 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर है बंगलौर,
बंगलौर, बंगलौर मतलब कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटक में आपके सिलिकॉन स्टेट है, इसे सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट, सिलिकॉन स्टेट है ना, या सिलिकॉन कैपिटल किसे कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, बंगलौर को, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का हब है। क्या है? आईटी सेक्टर का हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। जैसे विश्व पटल पे कैलिफोर्निया अमेरिका है, विश्व पटल पे क्या है? कैलिफोर्निया अमेरिका है आपका, ठीक है। क्लियर? आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन है? देखो पेंटिंग से क्वेश्चन है। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची जो है, ठीक है। मोनालिसा है, लास्ट सपर है, लास्ट सपर इन्हीं का है, ठीक है। पिकासो इटली के, एम एफ हुसैन को, इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। एम एफ हुसैन का नाम सुना होगा, मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। भारत का पिकासो क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो कहा जाता है इन्हें, भारत का पिकासो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। बाद की हरित क्रांति मुख्यतः किस फसलों से संबंधित थे? अच्छा, हरित क्रांति जो शब्द दिया था विलियम गार्ड ने, और हरित क्रांति की जन्म स्थली जो है, जन्म स्थली, जन्म स्थली, जन्म स्थली जो है पंतनगर को कहा जाता है। किसे? पंतनगर को। पंतनगर मतलब उत्तराखंड, पंतनगर मतलब उत्तराखंड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना। तो लाभान्वित फसलें कौन थी? गेहूं, चावल का हो या धान का है भाई, ठीक है। धान से ही तो गेहूं चावल आपका बनता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है मुक्केबाजी, भाला फेंक, कुश्ती, तीरंदाजी। नीरज चोपड़ा, ठीक है, वो आपके भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। और 7 अगस्त को ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने घोषणा हुई है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, ध्यान देना। भाला फेंक दिवस, ठीक है, 7 अगस्त को। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम, राष्ट्रीय हथकरघा, हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम, ठीक है, 7 अगस्त को। और इनका संबंध जो है हमारा हरियाणा से है। किस राज्य से? हरियाणा से, नीरज चोपड़ा जी का, ठीक है। ये आपके सब क्वेश्चन ध्यान रखना, जो स्पोर्ट वाले टॉपिक नहीं होते महत्वपूर्ण, जो खेल स्टार खिलाड़ी रहे। और जानते हो टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जब 2021 में हुआ था, एकदम रातों रात स्टार बन गए थे, जब इन्होंने जो है भाला फेंक में मतलब गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। एकदम गोल्डन बॉय के नाम से एकदम रातों रात स्टार बन गए थे आपके जो है, ठीक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 48 है, 51 है, 55 है, 60 है। एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था 51 में। कब हुआ था? एशियाई खेलों का आयोजन जो होता है वो आपका 1951 में होता है, ठीक है। और एशियाई खेल आपके कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली पे। कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली पे। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो आयोजन हुए थे, प्रधानमंत्री कौन थे? कॉमन सेंस आइडिया लगाओ अपना, 51 प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे, ठीक है। एशियाई खेलों का पहला, और एशियाई खेलों का जनक, एशियाई खेलों का जनक जो है भारत को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? देखो जो अर्जुन पुरस्कार है 1961, 65, 70, 75। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में, 1961 में जो है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर? अर्जुन पुरस्कार, और ये जो आपके बांटे जाते हैं 29 अगस्त, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है तो उसी दिन बांटे जाते हैं 29 अगस्त को अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। खेल के क्षेत्र में, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग चलेंगे। भारत रत्न प्राप्त कर पहले खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद
मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा। देखो अभिनव बिंद्रा जैसे हैं आपके निशानेबाजी से, मेजर ध्यानचंद हॉकी से, मिल्खा सिंह एथलीट थे, ठीक है, ये ध्यान दें। सचिन तेंदुलकर एथलीट थे, क्रिकेटर थे। ये आपको ध्यान देना, स्पोर्ट खिला, जैसे पीवी सिंधु आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन से है, ठीक है, ये स्टार खिलाड़ी है भाई, आपके दिमाग में चीजें रखिएगा, ठीक है, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं, चीजों को अपना समझिए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे आपके, सचिन तेंदुलकर। सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में ये पाने वाले भी सचिन तेंदुलकर होते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो विश्व पटल पे फेमस है भाई, कौन है इन्हें जो नहीं जानता अपने सचिन तेंदुलकर जी को। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा जो है आपका, ऑप्शन है राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, बिहार है। गरबा बोलो भाई, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा है, डांडिया है ना, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। राजस्थान का कालबेलिया है, भांगड़ा पंजाब का है, ठीक है, ये भी आपको सब ध्यान देना है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का, ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का। आला किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब। यानी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आला उदल, आला उदल का नाम सुना होगा। ये जो है महोबा योद्धा शासक जो थे, ठीक है, तो परमार देव के सेनापति थे। आला उदल की कहानी आपने सुनी होगी, बहुत ही दोनों मतलब जो है सेनापति जो थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आला उदल का नाम सुना होगा, सेनापति थे आला और उदल, ये क्या थे? सेनापति थे, सेनापति, ठीक है, और ये परमार देव के दरबार में थे, परमार देव के दरबार में थे भैया, ठीक है, और उनके मतलब ये सेनापति थे। आला और उदल जो है बड़ी कहानियां फेमस हैं उधर बुंदेलखंड में, ठीक है, कि मतलब ये कहा जाता है, अभी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि अभी तालाब में मतलब चल लेने आते हैं, पता नहीं क्या मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन बस लॉजिक को चीजें ध्यान देना। परमार देव के दरबार में सेनापति थे आला और उदल, प्रसिद्ध जो लेख गीत हैं आपके उत्तर या एरिया से। हमने शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? वो होते हैं आपके प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक प्रोटीन आपका किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन आपका पाया जाता है सोयाबीन में। इसमें पाया जाता है सोयाबीन में सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जो है बात हो रही है कि लगभग जो है 40-41%, 40 से 41% लगभग जो है इसमें पाया जाता है सोयाबीन में। और जानते हो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का भी नाम दिया गया है। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोला जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट, भारत का इथोपिया है ना, भारत का इथियोपिया, इथियोपिया जो है एक अफ्रीका का देश है, ठीक है, इथोपिया जो है अफ्रीका का देश है। वहां पे जानते हो कुपोषण से मृत्यु दर अधिक है भाई, कुपोषण, कुपोषण व शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक है, ठीक, मृत्यु दर अधिक है जो है, ठीक है, इथोपिया में, तभी उसे नाम दिया गया भारत का इथोपिया। और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट, स्टेट क्यों? भागों संख्या भाई ज्यादा है जो है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं जो है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, रेडियम, सोडियम। सोडियम आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है आयरन, ठीक है। क्वेश्चन होता है ना कि खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। तो वही क्वेश्चन आपका इसे घुमा देता है कि खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ये भी आपको ध्यान देना है आपको, ठीक। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, वो आपका कहलाता है प्लेटलेट्स। क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। आपने देखा प्लेटलेट वगैरह जब डेंगू को जब होता है तो प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, ठीक है, तो प्लेटलेट्स वगैरह जब बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, तो चढ़ाया जाता है। थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन्स है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनालिन है, टेस्टोस्टेरोन है। बोलो, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है आपका। जिबरेलिन का प्रमुख कार्य है तना वृद्धि, फल वृद्धि। देखो आपके प्रमुख यहाँ पे क्वेश्चन है आपके,
कि फल पकाना, पत्ती गिराना, जड़ वृद्धि। जिब्रेलिन। एक यहाँ पे क्वेश्चन सबसे आता है, एक तुम्हारा आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। जाइलम मतलब है, ठीक है, एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम। क्वेश्चन ये ज्यादा आपके मेन है, ठीक है। बोलो भाई राइट आंसर क्या करेंगे? ये होता है आपका तना वृद्धि। किसके संदर्भ में? तना वृद्धि के संदर्भ में होता है। अगला क्वेश्चन है, सितार वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। सितार वाद्य यंत्र, मेन पॉइंट ध्यान देना, मेन है। रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां। बोलो भाई। रविशंकर, क्या हो जाएगा? रविशंकर। सितार से थोड़ा ध्यान दो, ये बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। सितार से। जाकिर हुसैन, तबला वादक, थोड़ा ध्यान देना, तबला वादक, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया मतलब ये बांसुरी, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर रहे हैं, बांसुरी, है ना। आप लोग तो कुछ भी बजा दोगे, कुछ भी दे दिया जाए। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, ये सब पॉपुलर रहे भाई। क्यों? शहनाई, ठीक। शहनाई तो आप जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो ये नहीं है बस केवल आंसर आंसर किए चले जा रहे हो, चीजों को थोड़ा ध्यान दो जो पॉपुलर चीजें हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन स्टैटिक में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, टुंड्रा, घास भूमि। बोलो। जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन। यानी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ठीक है। या जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों को। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता का द्वार, जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों को। किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। जैव विविधता का द्वार किसे? पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जो है, ठीक है। किसे? पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है जैव विविधता का द्वार। क्लियर? और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मई को, जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? दिसंबर 2002 में। ये कब आया था? दिसंबर 2002 में आया था। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, शांत घाटी, शांत घाटी, साइलेंट वैली। शांत घाटी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइलेंट वैली। कहाँ है? केरल पे। केरल कहाँ है? वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाट में है, ठीक है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आएगा। 16 घास के मैदान, ऐसे भी क्वेश्चन आया, ध्यान देना। 16 घास वन, 16 घास वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। बाद में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरला, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जैव विविधता केरल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल में, सॉरी, पश्चिमी घाट, ठीक है। नए नाम कैसे, या लोकल नाम सह्याद्री कहते हैं। 16 घास के मैदान कहाँ? पश्चिमी घाट में। ये भी आपको ध्यान देना। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो आपकी पाई जाती है वो आपकी ब्राजील में, अमेजन वर्षा वन है ना, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये भी आपको ध्यान देना होगा भाई, ठीक है। आगे उसी में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान का नीरी, नेशनल नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आपका है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। ये भी आपको ध्यान देना है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 1975 में, यही हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भी यही हुआ था, नागपुर में, ठीक है। इसका नीरी का हेडक्वार्टर भी नागपुर में है। नागपुर जो है विश्व पटल पे, मतलब आपका जो है ऑरेंज संतरों के लिए फेमस है आपका, ठीक है, नागपुर। और इस नागपुर को इको सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इको सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इको सिटी, इको सिटी किसे कहेंगे? नागपुर को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1964 कुल कितनी धाराएं हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका।
अब देखो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का कुल कितनी धारा है आपका, ठीक है। तो कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, कि मतलब आते हुए क्वेश्चन होंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाए जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एनजीटी के संदर्भ में है। अभी आपका क्वेश्चन जो है, अभी यूपी में मार्च का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आ गए थे। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। राज्य स्तर एग्जाम होते हैं, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर चीजें करेंगे। बोलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है एनजीटी की स्थापना कब होती है? 2010 में। कब होता है एनजीटी? देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? दिल्ली में है, ठीक है। और स्थापना कब होती है? 2010 में। स्थापना कब होती है? 2010 में, ठीक है। एनजीटी के पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर। कौन थे पहले? लोकेश्वर थे। इस समय वर्तमान में आदर्श गोयल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। लोकेश्वर, क्लियर। आगे उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा। बोलो, ग्लोबल वार्मिंग का कारण का? अभी आपने देखा होगा, हम बात करेंगे अप्रैल की। अप्रैल की हम लोग बात करें तो अप्रैल में आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया था। टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। उसका कारण क्या है? बोलो भाई, राइट आंसर करो। बोलो भाई, उसका मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसें। अब ग्रीन हाउस गैसें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ग्रीन हाउस गैसें टोटल 6 हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार आपकी कौन सी गैस है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। आगे उससे में देखेंगे, सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस, देखो, सीओ के उत्सर्जन को कम करने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। जैसे CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो सीएनजी में प्रमुख तत्व होता है आपका मेथेन, इसके बाद एथेन होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। मेथेन के बाद एथेन। एलपीजी में जो प्रमुख तत्व होता है ब्यूटेन,
और ब्यूटेन के बाद होता है प्रोपेन। ब्यूटेन के बाद क्या होता है? प्रोपेन होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है एलपीजी में जो एक स्मेल आती है वो होता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन की वजह से आप जान जाते हो कि सिलेंडर आपके लीक हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो सीएनजी के मुख्य घटक क्या है? मेथेन ऑप्शन है। सीएनजी मेथेन, हाँ मेथेन राइट आंसर कर दो अब। आगे हम लोग चलेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अब देखो, आप लोग मोटे तौर पे जानते हो कि जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है अम्लीय होती है, 7 से ऊपर होता है क्षारीय होता है। ठीक है, और साथ में उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 पीएच वैल्यू 7 से यदि कम है तो क्या होगा? अम्लीय का मतलब क्या होता है? कम होता है। यदि अम्लीय या क्षारीय कह देता तो आंसर ये हो जाता, 7 से अधिक वाला हो जाता। ठीक, लेकिन अब अम्लीय का मतलब क्या होता है? पीएच वैल्यू जो होती है उसकी 7 से कम होती है ना? तो राइट आंसर आपका सीधे मिल गया आपका। लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चाय, गेहूं, जूट, सरसों। बोलो भाई, ये हम लोगों ने ईवीएस में भी पढ़ा था। लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है? चाय। किसके लिए? चाय। चाय क्या है? चाय एक हमारी पत्ती होती है। क्या होता है? चाय हमारी क्या है? एक पत्ती है हमारी। ठीक है, जैसे आपके ईवीएस में क्वेश्चन है, जूनियर में क्वेश्चन आया था, सोनालिका किसकी प्रजाति है? सोनालिका। सोनालिका प्रजाति किसकी है? प्रजाति, ठीक है, किसकी है? जैसे आया था पीतांबरी। पीतांबरी किसकी है? सरसों की। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिए ना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय, देखो मैंने आपको बताया था कि विश्व पटल पे हम बात करें, विश्व पटल पे बात करें, विश्व पटल पे जो भी हमारा फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है, वित्तीय, ठीक है, तो भाई उनके सभी के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका है। ध्यान देना, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है, और यदि यही भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में वित्तीय की बात करें तो मुंबई है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस आइडिया लगाओ, जो है मुंबई मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, कभी कभार क्या है, आपको चीजों को पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन और मैंने बताया जो तुम्हारा WTO से स्टार्ट हो, ओ में समापन हो, ठीक है, इनके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? जिनेवा होंगे। कहाँ होंगे? जिनेवा होंगे। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, ये भी आपको ध्यान देना है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है? बर्न। क्या होती है? बर्न होती है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कभी कभी उनके फुल फॉर्म में आ जाते क्या, तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जो है। ठीक है, या FAO की हम बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। विश्व बैंक है। यूएनओ के मुख्यालय की बात करें, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ठीक, ये अपना ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर वाशिंगटन डीसी अमेरिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा, है ना, जैसे कोई देश होते हैं, किसी देशों को जरूरत पड़ती है तो कहाँ से ऋण लेंगे? विश्व बैंक से लेंगे या IMF से लेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है जो आपको। ठीक है, अब हालांकि बात की जाए तो जैसे विश्व पटल में जैसे है वाशिंगटन डीसी, जैसे हम बात करें IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है ना, इन सभी के मुख्यालय तुम्हारे कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका है। तो वही मैंने बताया, विश्व पटल पे फाइनेंशियल हेडक्वार्टर कहेगा और बाद में फाइनेंशियल हेडक्वार्टर कहेगा मुंबई करना। थोड़ा चीजों को हमें समझना है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन यदि आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चीजों को कैसे हम लोग बेहतर कर लें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है IMF का मुख्यालय कहाँ है ना? पेरिस है, रोम है, वाशिंगटन डीसी है, लंदन है। जैसे हमने मैंने बताया कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? अब देखो वाशिंगटन डीसी है, मैंने आपको क्या बताया था? IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है ना, इनके सभी के मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने बताया FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली है। इसका यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। पेरिस मतलब फ्रांस। ठीक है, ये सब ध्यान रखना अपना। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, ये IMF जो होता है जानते हो इसकी खासियत क्या है? IMF जो होता है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। कैसे? अल्पकालीन, अल्पकालीन, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स के लिए IMF जो है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण।
और विश्व बैंक जो होता है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक कैसे दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा भाई। अगला क्वेश्चन है सार का मुख्यालय कहाँ है। देखो अब यहाँ पे हम बात करें तो आपके जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो आपके जूनियर भाई क्वेश्चन है G20 आया है, मैंने आपको आप G20 आया है, एक क्वेश्चन आपका सार्क से आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा नाटो से आया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा जो है जो मतलब आपके क्वेश्चन आए हुए हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन से जो है, ठीक है, WHO के संदर्भ में क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आपके जूनियर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से निश्चित क्वेश्चन आता है भाई, इन टॉपिकों को अच्छे से आपको पढ़ना है जो है, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑफलाइन में भी चीजों को बेहतर ढंग से इन्हीं पर फोकस किया था क्वेश्चन। अब देखो ये सार का मुख्यालय काठमांडू नेपाल, लेकिन आपके क्वेश्चन जो जूनियर में आया था तो क्वेश्चन ये आया था कि कौन देश सार का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन। अब देखो सार में कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो वहां पे देखो जहाँ पे क्रिकेट टीमें हैं, जैसे भारत है, चीजों को समझ लो, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, इसके बाद भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये आया था कि कौन सा देश सार का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना अपना जो है, ठीक। नाटो मुख्यालय मोन्स ब्रुसेल्स है, वह WHO G20 है, ठीक है, G20 मतलब बैठक आ गया था, ठीक। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मतलब जूनियर में क्वेश्चन आए हैं। तो चीजों को हमारा मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही मुख्यालय आएगा, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था कौन देश सार का सदस्य नहीं है। तो आपको चीजों को बेहतर ढंग से करना पड़ेगा भाई। आगे हम लोग चलते हैं। ICR का पूर्ण रूप क्या है, ICR का पूर्ण रूप क्या है? बोलो भाई। ICR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली पे, कहाँ है हेडक्वार्टर हमारा? दिल्ली पे है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARE, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? एक नई दिल्ली पे है। कहाँ है? नई दिल्ली पे, ये भी आपको ध्यान देना है। दी लास्ट सपर, चित के लास्ट सपर, मैंने अभी चर्चा अभी हम लोग पढ़े थे मोनालिसा के विषय में, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। ये तुम्हारे पेंटिंग से क्वेश्चन है बहुत है, जैसे MM हुसैन है, जैसे भारत का पिकासो कहा जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ से एक निश्चित क्वेश्चन है जो हमारी पॉपुलर चीजें हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके के दी लास्ट सफर, ये है आपकी किसकी? मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची की। इनकी खासियत ये है कि आप इन्हें किसी भी दिशा से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ मतलब ऐसे पेंटर रहे हैं जो है, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। इन्हीं की होती है, लास्ट सफर है, लियोनार्डो दा विंची है, ठीक है। और MM हुसैन है, इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो, भारत का पिकासो कहा जाता है। पिकासो कहाँ के थे? इटली के थे। बहुत विश्व पटल पे फेमस ये आपके रहे हैं, ध्यान रखना है जो, ठीक है, चित्र बनाने में। और इनकी पेंटिंग जो है कई कई करोड़ों में बिकती है भाई। तो लास्ट सफर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये सब किसकी है? लियोनार्डो दा विंची के है। आगे उसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? राजा रवि वर्मा। अब देखो एक चीज है, ये जैसे कभी कभार ये आपका क्वेश्चन जो केवल ये आएगा राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, ठीक। 4 ऑप्शन होंगे उसमें, साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, पत्रकार हैं, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो कभी कभार क्वेश्चन कुछ थोड़ा तब भी रखेगा, क्वेश्चन आपके थोड़ा तब भी रखेगा। वो आपके हैं केरला से। कहां से हैं? केरला से, ठीक है। आगे उसे हम देखेंगे। पूसा बासमती किस फसल की प्रजाति है? जैसे आप क्वेश्चन आया है, ये सोनालिका आया है, पीताम्बरी आया है, ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। ये आपकी है धान की है, किसकी है? धान की प्रजाति है आपकी। PV सिंधु किस खेल से? देखो कितना एकदम ये मेन क्वेश्चन है, ये आपकी बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन। अब देखो टेनिस से, जैसे सानिया मिर्जा है, थोड़ा ध्यान देना, सानिया मिर्जा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि PV सिंधु आ जाएगा, सानिया मिर्जा है, लिएंडर पेस है, लिएंडर पेस, है ना, महेश भूपति, है ना, महेश भूपति, ये सब क्या खेलते थे? लॉन टेनिस खेलते थे, ठीक है। मुक्केबाजी से मैरी कॉम,
मैरी कॉम का नाम सुना होगा, मैरी कॉम, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित है तो तुम्हारे जैसे पीवी संधू हैं और साइना नेहवाल, ये भी बहुत पॉपुलर रही है, देख ध्यान रखना, साइना नेहवाल, नेहवाल, बस ये ध्यान देना, साइना नेहवाल है और एक थी साइना गोखले, साइना गोखले। लेकिन आप लोग जो एग्जाम होगा तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देखो नाम मिलता है साइना गोखले और साइना नेहवाल, ध्यान देना जो है, ठीक है। अब दोनों किससे हैं, बैडमिंटन, लेकिन आपके क्वेश्चन जूनियर में पीवी सिंधु वाला है, जो अंतरराष्ट्रीय भारत के संग जो स्टार जो पॉपुलर खिलाड़ी होते हैं, बस आपको केवल इतना ध्यान देना है भाई, ठीक है, कम से कम स्टार खिलाड़ी ध्यान देना। तीरंदाजी जैसे आपने देखा होगा कि इन्हीं में जैसे आपके कई आपके रहे हैं जो है जसप्रीत राणा वगैरह तीरंदाजी संबंधित रहे हैं, ठीक है, जो स्टार खिलाड़ी रहे, बस बात हमें उनकी करनी है जो है। अगले पद पुरस्कारों घोषणा कब की जाती है, अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में 2026 के नहीं है, बड़ा सुर्खियों मामला रहा है कि हाल ही में जो पुरस्कार बटे हैं तुम्हारे, ठीक है, वो दिए जाते हैं 26 जनवरी को। कब दिए जाते हैं, 26 जनवरी को दिए जाते हैं जो है। अगला क्वेश्चन है लावणी लोकनृत्य किस राज्य का है, ये आपका महाराष्ट्र का। देखो जैसे आपका पंजाब का जैसे भांगड़ा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। गुजरात का डांडिया है, ठीक है, गरबा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। सब एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, डांडिया है, गरबा है, ठीक है। महाराष्ट्र पंजाब का जैसे आपका भांगड़ा है, क्या है, भांगड़ा है, सब कहाँ के हैं आपके, आपके महाराष्ट्र के हैं। क्लियर।